हेलो एवरीवन। ओम दादा इलेक्ट्रिकल एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में स्थित है। हिंदी में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। ये पेपर टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिशियन पद के लिए था जो जनवरी 26 में हुआ है। पेपर में टोटल 80 क्वेश्चंस थे, तो हम इस चैनल के थ्रू उसी 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पार्ट वाइज। आज हम 20 क्वेश्चंस लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में और 20, ऐसे 4 पार्ट में 80 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 2 किलोवाट 230 वोल्ट के रेटिंग के 4 हीटर उपलब्ध है। ठीक है, क्या बोले हैं? 2 किलोवाट पावर दे रखा है, 2 किलोवाट। ठीक है, वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट। ठीक है, ऐसे करके 4 हीटर है बोले, 4 हीटर हमें दे रखे हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आप उन्हें अधिकतम ताप के लिए इसे कैसे जोड़ेंगे? अगर समझो 4 हीटर है, 4 हीटर हमको मैक्सिमम हीट इसमें से जनरेट करना है। कितने? पावर दे रखा है 2 किलोवाट के 4 हीटर जो 230 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। उन चारों हीटरों को हम कैसे जोड़ेंगे कि उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीट उत्पन्न मिलेगा? तो ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट है ऑल इन सीरीज, सेकंड है ऑल इन पैरेलल, थर्ड है विथ 2 पैरेलल पेयर्स इन सीरीज, और फोर्थ है 2 इन पैरेलल विथ अदर 2 इन सीरीज। आप जैसे जानते हैं कि पैरेलल में हम कोई भी वायरिंग करते समय पैरेलल में हम जोड़ेंगे तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होते जाएगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण हमें हीट उतनी ज़्यादा तरह से उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि उसमें करंट कम रहेगा। इसलिए हम इन सभी को पैरेलल में जोड़ेंगे। पैरेलल में जोड़ने की वजह से हमें मैक्सिमम हीट मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा आपका, ऑल इन पैरेलल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बुकोस रिले ऑपरेट व्हेन देयर इज, हिंदी में बताएंगे तो बुकोस रिले जो है संचालित होता है जब, कब संचालित होता है बुकोस रिले? तो ऑप्शन में दे रखा है लार्ज इंटरनल फॉल्ट, ऑप्शन बी है सैचुरेशन ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, सी है ओवरलोड, डी है फॉल्ट ऑन द लाइन। तो हमें पता है बुकोस रिले क्या करता है। बुकोस रिले रहता है जो ऑयल बेस्ड ट्रांसफार्मर रहते हैं, जिसमें ऑयल से भरे हुए ट्रांसफार्मर है। तो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में बुकोस रिले हम लगाते हैं। तो एक किन के बीच में लगा है? एक कंजर्वेटर टैंक और एक मेन टैंक के बीच में। ठीक है, वाइंडिंग किसमें रहती है? मेन टैंक के अंदर, इसमें वाइंडिंग है। ठीक है, वाइंडिंग के कारण ऑयल गर्म होता है। तो ये जो हमारा बुकोस रिले है ये गैस एक्चुएटेड रिले है, तो ये सेफ्टी पर्पज के लिए है। तो सेकंड आपको पता चल गया कि बुकोस रिले जो रहता है वो लार्ज इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज़ होता है। लार्ज इंटरनल फॉल्ट बोले तो जो वाइंडिंग के थ्रू फॉल्ट जनरेट होता है या ऑयल के थ्रू फॉल्ट जनरेट होता है, इंटरनल यूज़ के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शंट जनरेटर 100 वोल्ट पर 50 एम्पियर डिलीवर करता है। हमें पता है शंट जनरेटर क्या है। टाइप्स ऑफ जनरेटर पता है आपको? नहीं पता, हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो शंट जनरेटर, टाइप्स ऑफ जनरेटर क्या है? डीसी जनरेटर में 3 टाइप्स है, एक सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें क्या बोला है, एक शंट जनरेटर है। ठीक है, जो 50 एम्पियर 100 वोल्ट पे उत्पन्न करता है। तो शंट जनरेटर हम अगर निकालें तो इसको पहले, ठीक है, ये गया RSH। जनरेटर में क्या रहता है? आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर रहता है और आर्मेचर के पैरेलली हम लोड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखा क्या है, एक शंट जनरेटर 100 वोल्ट पर, मतलब इनकमिंग सप्लाई जो है वी इन वो है 100 वोल्ट। ठीक है, और हमें क्या बोला है, 50 एम्पियर डिलीवर करता है, मतलब 50 एम्पियर लोड की तरफ देता है। 50 एम्पियर 50 एम्प्स, ये क्या है? IL, लोड करंट, बराबर ना। शंट बोला है, इसके पैरेलल में हमने एक RSH जो शंट रजिस्टर है वो लगाया है आर्मेचर के पैरेलल में। अब क्या बोलते हैं, यदि शंट क्षेत्र प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शंट फील्ड रेजिस्टेंस एंड आर्मेचर फील्ड रेजिस्टेंस, वो कितना है बोलते? 50 ओम और 0.1 ओम। शंट फील्ड रेजिस्टेंस 50 ओम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस ये दे रखा है अपने को 50 ओम। ठीक है, एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 ओम। तो आर्मेचर जो निकाला है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता है। तो वो दे रखा है अपने को कितना? 0.1 ओम। ठीक है, समझ गए आप सबको? फिर से हम एक बार क्लियर करते हैं। शंट जनरेटर डिलीवर्ड 50 एम्पियर एट 100 वोल्ट। एक शंट जनरेटर निकाला हमने, आर्मेचर के पैरेलल में हमने एक शंट रजिस्टर लगाया, ये हो गया शंट जनरेटर। इसको सप्लाई दिया था 100 वोल्ट का। ठीक है, ये कितना जनरेट करता है? 50 एम्पियर लोड करंट। ठीक है, यहाँ पे लोड है, लोड करंट 50 एम्पियर जनरेट किया। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो शंट रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 50 ओम है और आर्मेचर रजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0.1 ओम है। ठीक है, तो हमें क्या निकालने को बोला है? फाइंड द जनरेटर वोल्टेज। जनरेटर वोल्टेज कितना रहेगा? जनरेटर वोल्टेज कितना रहेगा? वी आउट। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। तो वी आउट निकालने के लिए हमें पता है शंट रजिस्टर ना सॉरी शंट जनरेटर का जो EMF इक्वेशन है, EMF इक्वेशन क्या बोलते हैं? वी आउट इक्वल्स टू वी इन प्लस
आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हमें क्या निकालना है, वी आउट निकालना है। वी एन हमको पता है, उसके बाद आर ए आर्मेचर करंट हमें पता नहीं है, आर ए हमको पता है। इसमें से अभी हमें आर ए निकालना पड़ेगा। इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, अभी हम आर्मेचर करंट इक्वल्स टू, आर्मेचर करंट कैसे रहेगा, तो यहाँ पे जो करंट है शंट आई एस एच प्लस लोड करंट आई एल। आर्मेचर करंट टोटल करंट रहेगा, टोटल करंट बोले तो 50 एम्पीयर ऑलरेडी लोड करंट जनरेट किया है, और शंट के इधर जा रहा होगा वो करंट आई एस एच, शंट रेजिस्टेंस है वैसे शंट करंट। तो आर्मेचर करंट इक्वल्स टू शंट करंट प्लस लोड करंट। हमें अभी आई एस एच निकालना है। ठीक है, आई एस एच प्लस आई एल हमें को पता है 50 बराबर। ठीक है, आई एस एच यहाँ पे हम निकालेंगे। आई एस एच निकालने के लिए क्या, एक ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल्स टू आई आर। आई निकालना है मतलब आई इक्वल्स टू वी बाय आर। वैसे ही ये यहाँ पे लागू होगा, शंट रेजिस्टेंस के यहाँ पे आई एस एच निकालना है तो वी वोल्टेज कितना रहेगा, यहाँ पे पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर। आर कितना है 50 ओम, 50 ओम प्लस 50 ऑलरेडी लोड करंट था। ठीक है, 50 एक 50, 50 दूना 100। ठीक है, 2 प्लस 50 इक्वल्स टू 52 एम्पियर। ये कितना हुआ आर्मेचर करंट। ठीक है, दिख रही है आपको, थोड़ा एंगल ये है शायद, हाँ ठीक है, समझा आपको। हमें फार्मूला पता है, जो शंट जनरेटर का फार्मूला है वी आउट का। क्या है फार्मूला, वी आउट इक्वल्स टू वी इन इनपुट वोल्टेज प्लस आर्मेचर करंट प्लस आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये फार्मूला है। इसमें से हमें क्या क्या पता है, वी इन पता है, ऑलरेडी 100 वोल्ट दे रखा था। आई ए आर्मेचर करंट हमें निकालना है, आर ए ऑलरेडी हमको दे रखा है 0.1 ओम। ठीक है, लेकिन आई निकालने के लिए हमको पता है कि आई आर्मेचर करंट जो है ये टोटल करंट है, मतलब टोटल करंट। टोटल करंट बोले तो एक शंट करंट और लोड करंट का कॉम्बाइन होगा दोनों भी, आई एस एच प्लस आई एल। अभी आई एल हमको पता है 50 एम्पियर दे रखा है। आई एस एच निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाया हमने, वी बाय आर। तो आई एस एच यहाँ से निकालना है, तो यहाँ पे आई एस एच निकालने के लिए वी बाय आर। वी वोल्टेज कितना रहेगा यहाँ पे भी पैरेलल में वोल्टेज 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 50 ओम, 50 ओम। तो इसको डिवाइड किया तो 2 रहेगा। ठीक है, 50 ऑलरेडी लोड करंट था, तो टोटल 52 एम्पियर ये आर्मेचर करंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आर्मेचर करंट हमें पता चल गया, आर्मेचर रेजिस्टेंस पता है हमको, वी इन पता है, तो इसमें पुट करते हैं सभी वैल्यू। तो वी इन कितना है 100 वोल्ट प्लस आई कितना निकला है 52 इंटू आर कितना है 0.1। ठीक है, अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो ये 100 जैसे का वैसे प्लस ये कितना रहेगा 5.2। 0.1 से 52 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 5.2। ठीक है, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना 105.2। ठीक है, वोल्ट। इतना आंसर क्या दे रखा है, फर्स्ट वाला 105.2 वोल्ट। समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, लेड एसिड सेल को कितने से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो लीड एसिड सेल है एक, लीड एसिड बैटरी पता है ना, बैटरी को हम सेल बोलते हैं। द लीड एसिड सेल शुड नॉट बी डिस्चार्ज बिलो 1.8 वोल्ट। ये जो वैल्यू है इसके नीचे हमें उसको डिस्चार्ज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर डिस्चार्ज होगी तो हमें उसको बाद में हम उसको चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखना आप कि द लीड एसिड सेल शुड नॉट बी डिस्चार्ज बिलो 2.3 वोल्ट, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 2.2 वोल्ट, सी ऑप्शन 2 वोल्ट, डी ऑप्शन 1.8 वोल्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा 1.8 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 4 पोल डीसी मोटर। एक 4 पोल डीसी मोटर है, मोटर के आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करते हैं। इंग्लिश में एक बार, हाउ टू ऑब्टेन ऑपोजिट पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल। एडजेसेंट पोल के अभी समझो, एक 4 पोल मोटर है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं एन, यस यस एन। तो एडजेसेंट पोल में विपरीत ध्रुवों कैसे प्राप्त करें, ऐसा पूछ रहे। 4 पोल डीसी मोटर के आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब जो उसके विपरीत है उसमें कैसे प्राप्त करते हैं, बराबर ना। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, हाउ टू ऑब्टेन ऑपोजिट पोलैरिटी इन एडजेसेंट पोल। एडजेसेंट पोल बोले तो आजू बाजू वाले पोल में विपरीत मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्राप्त करें। तो ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, इसके सराउंडिंग में जो भी हम वाइंडिंग लपेटते हैं तो उसको कम ज़्यादा करके, मुझे तो सही नहीं लग रहा है। सेकंड, मेकिंग सीरीज कनेक्शन ऑफ कॉइल, सीरीज कनेक्शन ऑफ कॉइल, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट, मेकिंग पैरेलल कनेक्शन ऑफ कॉइल, इसमें कनेक्शन का कुछ रोल नहीं है। ऑप्शन डी पढ़ लेते एक बार, मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। हाँ, ये हो सकता है एक, करंट अगर हम विपरीत डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं हर वाइंडिंग से, तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी विपरीत हो गई ना। अगर समझो एक तार से हम एक करंट फ्लो करवाते हैं और दूसरे तार से हम उसके विपरीत दिशा में करंट फ्लो करवाते हैं, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड विपरीत हो जाएगी। सही, ऑप्शन डी से जाएंगे हम, मेकिंग करंट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन तो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है,
कैलकुलेट द करंट इन सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। हमें अभी ट्रांसफार्मर रेशो पता है हमको ट्रांसफार्मर रेशो आप सभी को पता है क्या है ट्रांसफार्मर रेशो। ट्रांसफार्मर रेशो है सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी करंट इक्वल्स टू प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल्स टू प्राइमरी टर्न्स अपॉन सेकेंडरी टर्न्स। ये है ना ट्रांसफार्मर रेशो, बराबर है। हाँ, तो अभी ट्रांसफार्मर रेशो का आया इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया सीधा सीधा। इसमें क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द करंट इन सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर का करंट हमें निकालना है, मतलब आई एस हमको निकालना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है विथ प्राइमरी टर्न्स 400, प्राइमरी टर्न्स जो है प्राइमरी टर्न्स ए एन पी दे रखा है 400, ठीक है। और पढ़ते हैं सेकेंडरी टर्न्स ऑफ 100, सेकेंडरी टर्न जो है वो 100 है, ठीक है। इफ 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी, 20 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी, 20 एम्पियर, समझ गए ना आप। प्राथमिक टर्न्स जो है वो 400 है, ऑलरेडी एन पी हमने दे रखा है। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, पी प्राइमरी, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, एस बोले तो सेकेंडरी। वैसे ही प्राइमरी टर्न्स हमको दे रखा है प्राथमिक टर्न्स 400 और द्वितीय टर्न्स 100 वाले ट्रांसफार्मर के लिए। द्वितीय टर्न्स जो है वो 100 वाला एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है। द्वितीयक में बहने वाली धारा की गणना करें, द्वितीयक में बनने वाली धारा की गणना करें, मतलब आयस निकालना है हमको, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं अभी। ये फॉर्मूला कैसे रहेगा अभी रेशो का, आयस अपॉन आई पी इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस। कोई भी एक तो टर्न्स के साथ करंट लो या वोल्टेज के साथ करंट लो रेशो में, नहीं तो फिर वोल्टेज के साथ आप टर्न्स भी ले सकते हो। जैसे हमको दे रखा है उसके हिसाब से हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। अभी हमें आई एस निकालना है, आई एस निकालना है। आई पी दे रखा है 20 इक्वल्स टू एन पी दे रखा है कितना 400, ठीक है। एन एस सेकेंडरी टर्न्स जो है वो 100 दे रखा है। अब इसे अगर हमने सॉल्व किया, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई एस इक्वल्स टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 4 आई एस इक्वल्स टू 80 एम्पियर, सही है। समझ गए सबको। प्राइमरी करंट कितना था 20 एम्प्स, सेकेंडरी करंट कितना है 80 एम्प्स, ठीक है। वैसे ही प्राइमरी टर्न्स कितना था 400, मतलब सेकेंडरी करंट टर्न्स कितना है 100, ठीक है। आंसर 80, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज स्लिप इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उसमें हमें स्लिप निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द स्लिप इन 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 6 पोल, स्लिप निकालना है, ठीक है। स्लिप किससे डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। एस से स्लिप डिनोट करते हैं, एस निकालना है हमको। स्लिप का फॉर्मूला क्या है पता है आपको, स्लिप का फॉर्मूला रहता है स्लिप इक्वल्स टू एन एस सिंक्रोनस स्पीड माइनस एन आर रोटर स्पीड अपॉन एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये है स्लिप का फॉर्मूला। अगर परसेंटेज स्लिप निकालना रहा तो इसको 100 से गुना कर दो, ठीक है। अभी हमें दे रखा क्या है स्लिप निकालना है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर है, हैविंग 6 पोल्स, हैविंग पोल इक्वल्स टू 6 विथ द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू 50 हर्ट्स, ठीक है। और अर्थ रोटेटिंग विद एक्चुअल स्पीड, मतलब जो रोटेट हो रहा है कितने स्पीड से, एन आर इक्वल्स टू 960 आर पी एम से रोटेट हो रहा है बोलते हैं, ठीक है। तो हमें स्लिप निकालना है, तो स्लिप निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। तो हमें रोटर स्पीड दे रखा है, निकालना है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का क्या फॉर्मूला रहेगा, एन एस इक्वल्स टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्या रहेगा पोल्स, ठीक है। ये सिंक्रोनस स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला है। ये सभी फॉर्मूले आपको ज्ञान होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है एन एस का जो सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं। तो हमें फ्रीक्वेंसी पता है, पोल भी पता है, तो चलो सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं। एन एस बराबर 120 इंटू 50 हर्ट्स डिवाइड बाय पोल कितना 6, तो कितना रहेगा 6 कम 6, 6 2 12, ठीक है। 20 इंटू 50 कितना रहेगा 1000 आर पी एम, 1000 आर पी एम, कैलकुलेट करके देख लीजिए 1000 आर पी एम आएगा, ठीक है। अभी इसको पुट करते हैं मेन फॉर्मूला में, एन एस इक्वस टू 1000 आ गया, एन आर पता है अपने को 960। तो परसेंटेज स्लिप निकालना है, स्लिप इक्वस टू एन एस कितना है 1000 माइनस एन आर कितना है 960 डिवाइड बाई एन एस कितना है 1000 इंटू 100 जो दे रखा है वो, ठीक है, बराबर है ना। तो परसेंटेज स्लिप निकालने के लिए फिर से 1000 में से 960 गया 40 रह गए, डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, जैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सब चल रहे बराबर, ठीक है। अभी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ए 0 से ए 0 कट गया, रह कितने 4% परसेंटेज स्लिप इक्वल टू 4% आएगा आंसर,
ठीक है, दे रखा है इसमें ऑप्शन बी है 4%। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइमर इन ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। आपको स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में जो टाइमर है उसका कार्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर ये कहाँ यूज़ होता है, क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। प्रैक्टिकली अगर पढ़ोगे तो बहुत ईजी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। आगे जब भी हमने इस टॉपिक पे क्वेश्चन वगैरह बनाना रहा तो विस्तार से समझाएंगे एक आध दिन। अभी हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हमारे पहला उद्देश्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। जो टाइमर लगा रहता है ना स्टार डेल्टा स्टार्टर में, तो उसका कार्य क्या है। ऑप्शन है ट्रिप एट ओवरलोड, टाइमर कभी ट्रिप करता है क्या, नहीं, उसके लिए है ही नहीं है। ठीक है, स्विच ऑन एट प्रीसेट टाइम, मतलब पहले से जो टाइम सेट कर रखा है उसमें प्रीसेट टाइम पे वो स्विच ऑन होता है, ऐसा बोल रहे हैं। वैसा होता है क्या स्टार डेल्टा में, नहीं, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो टाइमर रहता है उसका एक ही काम है, एक तो स्टार में सप्लाई देना या डेल्टा में सप्लाई देना। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी इसका रॉन्ग है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, ये हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन है स्विच ऑफ द प्री सेट टाइम, स्विच ऑफ करता है क्या हो, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, जो स्टार से डेल्टा में बदलता है। ठीक है, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा, टाइमर क्या करता है, जो स्विच करता है स्टार टू डेल्टा में, ये उसका कार्य है इस टाइमर का। ठीक है, नवा क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन क्या बोलता है, पावर फैक्टर में कैसे सुधार किया जा सकता है। हाउ कैन पावर फैक्टर बी इम्प्रूव, इम्प्रूव करना मतलब सुधारना। ठीक है, पावर फैक्टर जो रहता है, पावर फैक्टर को हम कैसे सुधारेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन पर से हमें समझ जाएगा क्या है ऑप्शन। तो ऑप्शन ए क्या बोलते हैं, बाय एडिंग रजिस्टर इन द सीरीज विद द लोड, इससे पावर फैक्टर सुधारेगा क्या, नहीं सुधारेगा, क्योंकि पावर फैक्टर सुधारने के कुछ मेथड्स हैं, आपने जो थ्योरी में पढ़ रखा होगा ना उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं आज। तो ऑप्शन सभी पढ़ लेते हैं पहले, बाय एडिंग रजिस्टर इन सीरीज विद द लोड, ऑप्शन ए। ऑप्शन 2 बी जो है, बाय एडिंग कैपेसिटर इन द सीरीज विद द लोड। ऑप्शन सी, बाय एडिंग कैपेसिटर इन द पैरेलल विद द लोड। एंड ऑप्शन डी, बाय रिड्यूसिंग द लोड। तो पावर फैक्टर किन चीज़ों से हम्म, सुधरता है, सुधरता है इन द सेंस पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, पहला सवाल। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मतलब कॉस फाइव, कॉस फाइव को हम पावर फैक्टर बोलते हैं ना, बराबर ना। तो पावर फैक्टर कितना होना चाहिए, तो हमें पता है कि पावर फैक्टर हमेशा 1, मतलब यूनिटी, यूनिटी रहा तो पावर कंजम्पशंस, हमें जो पेनल्टी लगती है वो सब चीज़ें इससे बहुत अफेक्ट करती है। पावर फैक्टर अगर 1 नहीं रहा तो मैक्सिमम पावर फैक्टर कितना रहता है, तो यूनिटी, यूनिटी 0 से 1 तक पावर फैक्टर इतने इतने में ही वेरी होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर कम कैसे होता है, कौन से लोड से होता है, तो इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पावर फैक्टर कम होते जाता है। पावर फैक्टर बढ़ेंगे कैसे, मतलब कौन सा लोड हम यूज़ करते हैं पावर फैक्टर अगर हमें यूनिटी रखना है तो रेजिस्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर हमेशा 1 रहता है। और अगर समझो पावर फैक्टर कम है और उसे हमको इंप्रूव करना है, तो इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, तो कैपेसिटर हम लोड के पैरेलल में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी ऑप्शन, क्या दे रखा है, बाय एडिंग कैपेसिटर इन द पैरेलल विद द लोड, मतलब लोड के समांतर में संधारित्र को जोड़कर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, इससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10, 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है। हाँ, फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल आवृत्ति एफ क्या है यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। तो फुल वेव रेक्टिफायर एक, इसका सीधा सीधा हम आपको मैं बताऊंगा, तो आप एक बार ध्यान रखो, नोट डाउन करके रखो, रिवीजन करते रहो, आपको ध्यान में आएगा बराबर। फिलहाल क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जितना हो सके उतना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसरो में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका बेसिक नॉलेज पूरा परफेक्ट है, हमको सब कुछ आता है, प्रैक्टिस बहुत मस्त है, इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर क्यों करवा रहा हूँ कि बार बार अगर क्वेश्चंस हम करवाते हैं अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इससे हमको मतलब क्वेश्चन पेपर किस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं एग्जाम्स में, उसे कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें हमको ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल आवृत्ति क्या है, रिपल आवृत्ति बोले तो रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं, एफ आर से। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की रिपल फ्रीक्वेंसी कितना रहती है, फुल वेव में रहती है 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, सॉरी 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी मतलब 2 f इन। ठीक है, और ये हो गया फुल वेव के लिए, फुल वेव। और हाफ वेव के लिए, हाफ वेव के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, एफ आर इक्वल्स टू एफ इन, समझिए। फुल वेव के लिए रिपल फ्रीक्वेंसी हमेशा टॉइस ऑफ मतलब 2 गुना, इनपुट फ्रीक्वेंसी के 2 गुना रहेगी।
फुल वेव के लिए। हाफ वेव के लिए कितना रहेगा, जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो हमें फुल वेव के लिए पूछा है तो ऑप्शन सी से जाएंगे हम, 2 इंटू एफ इन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, दिए गए सर्किट में प्रतिबाधा, दिए गए सर्किट में प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इसे किससे डिनोट करते हैं, जेड से। ठीक है, प्रतिबाधा, दिए गए सर्किट में प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इम्पीडेंस निकालना है, जेड। क्या दे रखा है, आर इक्वल्स टू 5 ओम, कॉमा एक्सएल इक्वल्स टू 36 ओम। ठीक है, कॉमा एक्सी इक्वल्स टू 24 ओम। क्या दे रखा है, आर दे रखा है 5 ओम, एक्सएल दे रखा है 36 ओम, एक्सी दे रखा है 24 ओम। इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट कंप्लीट। ये फॉर्मूला है, बराबर। तो ये फॉर्मूला है, तो हमें सब वैल्यू दे रखी है, ये पूरे वैल्यू इसमें पुट करेंगे। आर की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू 36 माइनस एक्सी की वैल्यू 24 ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट कंप्लीट। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36 माइनस 24 कितना रहेगा, 6 में से 4 गए 2 रहेंगे, 3 में से 2 गए 1 रहा। ठीक है, 12 मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके देख लो आप एक बार। ठीक है, हमें क्वेश्चन करना है इसलिए मुझे पता है, तो मैं जल्द जल्द में आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है वगैरह। ठीक है, अभी अंडर रूट सॉल्व करेंगे, 25 जैसे को वैसे प्लस 12 का स्क्वायर कितना रहेगा, 144। ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट कंप्लीट। अगर आपको फास्ट हो रहा होगा तो आप खुद आराम से कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसके लिए मुझे फास्ट में भी आपको पढ़ाना पड़ता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बनना चाहिए कि आपको हेल्प हो, बाकी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट पूरा करने के लिए ये एडिशन है, 25 और 144 कितना होता है, 5 और 4 9, 2 और 4 6, एक जैसे वैसे 169। अंडर रूट 169 किसका है, तो 13 13 13 का अंडर रूट, सॉरी 13 का स्क्वायर कितना रहेगा, 169। तो अंडर रूट 169 किसका रहेगा, तो 13 13 बोले तो 13। ठीक है, तो ऑप्शन सी दे रखा है हमको 13 13 ओम। जो इम्पीडेंस जेड हमको निकालना था, जेड इक्वल्स टू 13 ओम आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 फेज सिस्टम में, 12वां क्वेश्चन है, 3 फेज सिस्टम में यदि सक्रिय पावर, सक्रिय बोले तो एक्टिव पावर 4 किलो वाट है। ठीक है, और आभासी पावर, आभासी बोले तो एपरेंट पावर वो 5 kVA है, तो प्रतिक्रियाशील पावर की गणना ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन 3 फेज सिस्टम, 3 फेज सिस्टम है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको सबको, थोड़ा इधर कर लेता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन 3 फेज सिस्टम इफ एक्टिव पावर इज 4 किलो वाट, एक्टिव पावर बोल रहे हैं 4 किलो वाट। ठीक है, और एपरेंट पावर जो है, एपरेंट पावर एक्टिव पावर, एपरेंट पावर कितना है, 5 kVA। तो KVR निकालो बोलते हैं, कैलकुलेट रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव बोले तो KVAR निकालना है हमको। ठीक है, एक्टिव पावर किस में डिनोट करते हैं, किलोवाट में, रिएक्टिव पावर KVA में, और सॉरी एक्टिव पावर जो रहेगा वो किलोवाट में, एपरेंट पावर जो रहेगा वो KVA में है, और रिएक्टिव पावर जो रहेगा KVAR में। ठीक है, तो हमें KVR निकालना है। अभी फॉर्मूला क्या है KVR निकालने के लिए, फॉर्मूला एक ही है, जो एपरेंट पावर है हमें पता है कि एपरेंट पावर KVA से डिनोट करते हैं, एपरेंट पावर स्क्वायर इक्वल्स टू, एपरेंट पावर कहाँ रहता है, तो जो ट्रांसफार्मर है अपना, ट्रांसफार्मर किसने, ट्रांसफार्मर का यूनिट क्या रहता है, तो KVA में हम उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, मेन यहाँ से जो पावर जनरेट होता है, जनरेट इन द सेंस सेकेंडरी साइड, तो हम उसे KVA में डिनोट करते हैं। तो KVA स्क्वायर इक्वल्स टू किलो वाट एक्टिव पावर स्क्वायर प्लस KVAR स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। KVA स्क्वायर इक्वल्स टू KW स्क्वायर किलो वाट स्क्वायर प्लस KVAR स्क्वायर। हमें KVA पता है 5 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू किलो वाट पता है 4 4 का स्क्वायर प्लस KVAR स्क्वायर, ये पता नहीं है, यही तो निकालना है आपको। ठीक है ना, तो अभी 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस KVAR स्क्वायर। अभी 16 को इधर ले लेते हैं, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू KVAR स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना होता है, 25 माइनस 16 कितना होता है, अभी 15 में से 6 गया 9 रह गए, 9 आएगा आंसर इक्वल्स टू KVAR स्क्वायर। अभी स्क्वायर इधर ले लेते हैं, अभी KVAR इक्वल्स टू अंडर रूट 9, तो KVAR कितना आएगा 3, अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है, अंडर रूट के बाद 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 12 का आंसर है 3 KVAR, बराबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, डेल्टा कनेक्टर सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है। एक डेल्टा कनेक्टर सिस्टम है, ठीक है, इसमें लाइन करंट IL और फेज करंट IPH, इसमें क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है वो पूछ रहा है।
ठीक है। एक बात आपको मैं सभी को बता देता हूँ कि डेल्टा कनेक्टेड और स्टार कनेक्टेड ऐसे दो सिस्टम है। कोई भी मोटर अगर समझो हमें कनेक्ट करना है थ्री फेस मोटर, तो उसे हम तो एक तो डेल्टा कनेक्ट कर सकते हैं या तो स्टार कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो रिलेशन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लाइन करंट और फेस करंट। लाइन करंट और फेस करंट में क्या रिलेशन है, लेकिन वो डेल्टा कनेक्टेड है। तो एक बात आप ध्यान में रखो, जब भी क्वेश्चन में बोला जाए कि डेल्टा कनेक्टेड है, तो डेल्टा में हमेशा आप याद रखो कि वोल्टेज जो रहेगा वो सेम रहेगा। कौन सा वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज रहेगा, वी पी एच, आई एल इक्वल्स टू वी पी एच, ठीक है। और और यहाँ पे जो करंट रहेगा, मतलब डेल्टा कनेक्टेड में हमेशा एक बात याद रखो कि वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। लोड वोल्टेज लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज रहेगा। और करंट जो है रहेगा लाइन करंट इक्वल्स टू √3 आई पी एच, फेज करंट, ठीक है। डेल्टा कनेक्टेड में हमेशा एक बात याद रखो कि लाइन वोल्टेज जो रहेगा वो इक्वल्स टू फेज वोल्टेज के बराबर रहेगा, मतलब सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। और लेकिन लाइन करंट जो रहेगा वो √3 इंटू फेज करंट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं अभी इसमें। ऑप्शन ए आई एल इक्वल्स टू आई पी, नहीं। दूसरा ऑप्शन आई एल इक्वल्स टू 3 आई पी, नहीं। ऑप्शन सी आई एल इक्वल्स टू √3 आई पी, ये ऑप्शन बराबर है, ठीक है। ऑप्शन सी बराबर है, ठीक है। ये हो गया डेल्टा कनेक्टर के लिए। अगर ऐसा ही स्टार कनेक्टर आपको क्वेश्चन आता है, अगर बोला जाए कि स्टार कनेक्टर सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध है, या लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध है, तो मैंने आपको अभी जैसे बताया कि डेल्टा कनेक्टर है, तो इसमें एक बात आप ध्यान रखो कि डेल्टा बोला तो वहाँ पे वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, मतलब लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेज वोल्टेज। वैसे स्टार कनेक्टेड में हमेशा एक बात याद रखने का कि लाइन करंट इक्वल्स टू फेज करंट रहेगा स्टार कनेक्टेड में, ठीक है। उसका विपरीत ही जो लाइन वोल्टेज रहेगा वो √3 वी पी एच रहेगा। समझिए, क्लियर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया था हमारा 13 नंबर, अभी 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट। एक सामान्य ताप विद्युत संयंत्र की अनुमानित दक्षता क्या है। इफिशियंसी पूछा है कि एक नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट है उसका एफिशिएंसी कितना रहेगा। तो एक बात हमको पता है कि हाइड्रो पावर प्लांट का सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी रहता है, हाइड्रो पावर प्लांट का। तो यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी कौन सा दे रखा है, 60 to 70। वैसे हाइड्रो पावर प्लांट का 85 to 90% तक एफिशिएंसी रहती है। और सबसे क्या बोलते हैं उसको, मीडियम वाला जो है स्टीम पावर प्लांट का रहता है 50 to 55%। थर्मल पावर प्लांट का पूछा है तो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट का कितना रहेगा, 30 से लेके 40% तक, ठीक है। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहे हैं, एक संधारित्र का संधारण किससे प्रभावित नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय। हमें अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है आपको, क्या है फॉर्मूला, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 ए बाय डी। ये कैपेसिटर का फॉर्मूला है, कैपेसिटर सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन 0 बोले तो ये परमिटिविटी को दर्शाता है, क्या है, परमिटिविटी, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नहीं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संधारित्र का संधारण किससे प्रभावित नहीं हो सकता। संधारित्र बोले तो कैपेसिटर, ठीक है। तो ऑप्शन है प्लेट की मोटाई, प्लेट का क्षेत्र, प्लेट का पृथक्करण, डाइलेक्ट्रिक की प्रकृति, ठीक है। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 ए बाय डी, ये फॉर्मूला है कैपेसिटर का, ठीक है। एप्सिलॉन 0 किससे डिनोट करते हैं, मतलब एप्सिलॉन 0 क्या है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ए क्या है, तो ए एरिया ऑफ प्लेट। डी क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेटों का डिस्टेंस, ठीक है, ये डी से डिनोट करते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, प्लेट की मोटाई, मतलब क्वेश्चन समझा गया आपको पहले तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर है, ठीक है। एक कैपेसिटर की जो वैल्यू है इनमें से किससे निर्धारित नहीं होगी, मतलब प्रभावित नहीं होगी। अगर समझो वो बदल भी जाए या कुछ भी हो जाए तो भी कैपेसिटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए है प्लेट की थिकनेस, अपने फॉर्मूले में थिकनेस है क्या, फिलहाल थिकनेस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी है एरिया दे रखा है क्या, हाँ। एरिया अगर चेंज करते हैं तो कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होगी, बराबर है। प्लेट सेपरेशन, मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स बोले तो सेपरेशन, ठीक है। मतलब अगर समझो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स अगर चेंज होता है तो कैपेसिटर पे प्रभाव पड़ेगा कि उसका, तो पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है अपना, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका नेचर अगर चेंज हो जाए डाइलेक्ट्रिक का,
तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी बराबर, वो वैल्यू चेंज होगी तो कैपेसिटर की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मतलब ऑप्शन ए सही है कि प्लेट की थिकनेस से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कैपेसिटर पे। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 2000 वाट और 240 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिक हीटर, एक इलेक्ट्रिक हीटर है 2000 वाट का, ठीक है, जो 240 वोल्ट पे ऑपरेटेड है। ठीक है, वोल्ट का एक हीटर 5 मिनट अगर चलाएंगे, 5 मिनट अगर चलाएंगे तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी बोलते हैं। क्या बोल रहे क्वेश्चन? कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक हीटर। जो 2000 वाट का एक हीटर है जो 240 वोल्ट पे चल रहा है, तो उसमें से हीट कितना जनरेट होगा अगर उसे हम 5 मिनट चलाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो हीट का हमको फॉर्मूला पता है, एच। हीट किससे डिनोट करते हैं? एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आई स्क्वायर आर इंटू टी हमें क्वेश्चन पता है। ठीक है, अगर समझो हमें पता है कि 2000 वाट दे रखा है, 2000 वाट बोले तो ए पावर है, पावर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या है? पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। मतलब पावर का फॉर्मूला एक आई स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर बोले तो 2000। ठीक है, तो हमें इस हीट का फॉर्मूले में भी आई स्क्वायर आर दिख रहा है, मतलब वो पावर ही दे रखा है, वहाँ पे हम 2000 लिख लेंगे। ठीक है, इंटू टाइम, टाइम दे रखा है कितना? 5 मिनट। 5 मिनट के लिए अगर हम हीटर चलाएंगे तो कितना हीट उत्पन्न होगा? तो 5 मिनट दे रखा है तो 5 इंटू हम क्या करेंगे 60 सेकंड, मतलब वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2000 जैसे तो वैसे रहेंगे, ये हो जाएगा 300। ठीक है, अभी अगर ये कैलकुलेट किया तो 6 3 दूना 6, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 लाख। ठीक है, 6 लाख जूल। हीट कितना जनरेट हुआ? तो 6 लाख जूल हुआ। लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है? कैलोरी में दे रखा है। तो कैलोरी के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हीट इक्वल्स टू 2 3 4 5 डिवाइड बाय 4186, मतलब 1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी इक्वल्स टू 4186 जूल, इतना रहता है। 1 किलो कैलोरी मतलब 4186 जूल। अगर समझो उसको हम 4186 जूल से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा कितना? 143.4 किलो कैलोरी, जो कि ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी 143.4 किलो कैलोरी। ठीक है, 16 क्वेश्चन हो गए। 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हाँ ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अगर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज विनिमय की प्रतिशत में गणना करें, यदि नो लोड वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण लोड वोल्टेज 220 वोल्ट है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज। वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है परसेंटेज में। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो निकालना है हमको। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन वी आर इक्वल्स टू नो लोड माइनस फुल लोड, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, ये फॉर्मूला है, पता है आपको? नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड। तो क्या दे रखा है नो लोड पे? नो लोड वोल्टेज कितना दे रखा है? 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। फुल लोड वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज अगर लिया फॉर्मूला में, परसेंटेज लिया मतलब परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना रहा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी नो लोड वोल्टेज कितना दे रखा है? 240 वोल्ट। फुल लोड वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। हमें अभी ये सब वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू नो लोड 240 माइनस फुल लोड 220 डिवाइड बाय फुल लोड कितना है? 220 इंटू 100, बराबर ना? हाँ ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 240 में से 220 गए, 20 रह गए, डिवाइड बाय 220 है, इंटू 100 करेंगे। अभी इसको अगर सॉल्व किए हमने, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 10 इंटू 20 करेंगे तो ये 200 डिवाइड बाय 22 हो जाएगा। ठीक है, अभी 22 इंटू 9, ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 9.09%। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन वी आर इक्वल्स टू 9.09%, इतना है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एक थ्री फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्स, एक थ्री फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्स डेल्टा कनेक्टेड, मतलब डेल्टा कनेक्टेड मोटर है। ठीक है, मोटर थ्री फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज डेल्टा कनेक्टेड मोटर है। ठीक है, उसका पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर इक्वल टू 0.85। ठीक है, 0.85 उसका पावर फैक्टर है। उसके बाद पावर फैक्टर के साथ 150 एम्पियर की एक लाइन करंट है। लाइन करंट 150 एम्पियर की है। ठीक है, लाइन करंट है तो 100 HP का आउटपुट देती है। तो 150 एम्पियर लाइन करंट के साथ 100 HP
पी आउट 100 HP। HP का अगर समझो हमको वाट में अगर कन्वर्ट करना रहा तो कैसे करेंगे हम? तो 100 इंटू 746 वाट, बराबर ना। HP टू वाट अगर कन्वर्ट करना है तो उसको 746 से गुना करेंगे, मतलब 74600 वाट इतना आएगा पी आउट। ठीक है, तो हमको क्या बोला है? 8 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ। तो कैलकुलेट इट्स इफिशियंसी। इफिशियंसी 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 ईटा से डिनोट करते हैं, कैलकुलेट करना है। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? इफिशियंसी ईटा इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ये फॉर्मूला है। आउटपुट पी आउट पता है अपने को 74600 वाट, इनपुट नहीं पता। तो इनपुट के लिए बाकी वैल्यूज दे रखा है ना अपने को, 3 पे दे रखा है, 400 वोल्ट दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखा है, पावर फैक्टर दे रखा है और लोड करंट दे रखा है। तो हमको इनपुट पी इन का फॉर्मूला पता है, √3 VI cos phi। ठीक है, तो √3 VL cos phi। तो √3 इंटू वी कितना दे रखा है 400 इंटू लोड करंट 150 इंटू कॉस फाई 0.85। सभी वैल्यू पुट कर दिया हमने। कैसे किया? पावर का फॉर्मूला पता है 3 फेज पावर का जो इनपुट से देते हैं हम, √3 VL cos phi। √3 की वैल्यू पता है अपने को 1.732 इंटू 400 इंटू 150 इंटू 0.85। ठीक है, ये वैल्यू सब दे दिया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे सभी वैल्यू का, तो इसका आंसर आएगा 88332 इतना वाट पी इन। ठीक है, अभी इसको हम पुट करेंगे एक नंबर में, जो इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी फॉर्मूला ईटा इक्वल टू आउटपुट। आउटपुट कितना था? 74600 डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट अभी अपन ने निकाला हो 88332 इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी निकलेगा। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 84.45%। ठीक है कि कहीं नियरेस्ट? हाँ, ये ऑप्शन है 84.3, हमारा आ रहा है 84.45। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अभी 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? यदि 200 मीटर लंबे और 0.8 mm² अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के तार की एक कॉइल, जैसे क्या बोल रहा है, एक 200 मीटर लंबे एल दे रखा है। ठीक है, एक 200 मीटर लंबे, 200 मीटर लंबे बोले तो एल इक्वल्स टू 200 मीटर। ठीक है, 0.8 mm² अनुप्रस्थ काट वाले तांबे के तार की एक कॉइल, मतलब 0.8 एक एरिया दे रखा है, जो तांबे की तार है उसका एरिया कितना है 0.8 mm²। ठीक है, लंबाई दे रखी है 200 मीटर, एरिया दे रखा है 0.8 mm²। ठीक है, उसकी एक कॉइल सामान्य कार्य तापमान पर प्रतिरोधिता 0.02 माइक्रो ओम है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर पर उसका जो प्रतिरोधिता है वो कितना है बोलते हैं 0.02 माइक्रो ओम। ठीक है, तो कॉइल का प्रतिरोध कितना रहेगा? तो कॉइल का प्रतिरोध बोले तो आर कितना रहेगा? एक तार है, ठीक है, एक तार है, उसकी लंबाई दे रखी है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर लंबाई दे रखी है। वो तार का एक व्यास एरिया दे रखा है 0.8 mm²। ठीक है, उसका प्रतिरोधिता जो है जिसे हम रो से डिनोट करते हैं 0.02 माइक्रो ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में हम पूरा वैल्यू पुट करेंगे 0.02 इंटू एल 200 मीटर, ठीक है, डिवाइड बाई एरिया 0.8। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा अपना 5 ओम। ये आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा अपना वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो चुका है इसलिए आप सॉल्व कीजिए, आपको 5 ओम आंसर आ जाएगा। 5 ओम ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन सी में 5 ओम दे रखा है। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन होने के बाद हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसमें अगले 20 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। कुछ आपको अगर हमको सजेशन देना है कि हम क्या इंप्रूव करें तो आप बता सकते हैं मैसेज कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है, अगर एसी इनपुट वोल्टेज 24 वोल्ट है, ठीक है, और तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगा? वी डी सी आउट कितना रहेगा? तो इनपुट वोल्टेज बोले तो 24 वोल्ट, एक वी आर एम एस वोल्टेज है 24। ठीक है, तो हमें डीसी में हाफ वेव रेक्टिफायर के डीसी में कितना वोल्टेज आएगा आउट में, ऐसा पूछा है।
तो वी आर एम एस का एक फॉर्मूला है, पता है आपको, वी आर एम एस इक्वल्स टू वी एम बाय रूट टू, वी एम बाय रूट टू ये फॉर्मूला है। वी आर एम एस हमको पता है, वी एम हमको निकालना है, ठीक है। वी एम क्यों निकालना है, क्योंकि वी डी सी इक्वल्स टू, फॉर्मूला वी डी सी का क्या है, वी एम बाय पाई। डी सी वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन पाई, पाई की वैल्यू। इसलिए फिर वी आर एम एस हमको ऑलरेडी दे रखा है, तो वी आर एम एस में वी एम आता है उनके फॉर्मूला में, तो वी एम बाय रूट टू, ठीक है। अब यहाँ पे वी एम निकालेंगे, वी एम इक्वल्स टू रूट टू इंटू वी आर एम एस। रूट टू की वैल्यू 1.414 इंटू वी आर एम एस। रूट टू की वैल्यू ये फिक्स है, हम रूट थ्री के जैसे 1.732 लेते हैं, वैसे रूट टू के 1.414 है। वी आर एम एस 24 वोल्ट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 33.94 आता है, मतलब नियरली अबाउट 34 वोल्ट, ठीक है। मतलब वी एम की वैल्यू 34 हो गई, बराबर ना। तो वी एम की वैल्यू इसमें पुट करते हैं वी डी सी निकालने के लिए, तो वी डी सी इक्वल्स टू 34 वोल्ट डिवाइड बाई पाई, पाई की वैल्यू कितना रहेगा 3.14, ठीक है। 3.14 अगर हमने उसको डिवाइड किया है तो उसकी वैल्यू आती है 10.69। 10.69 ऑप्शन में है क्या, 24 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, 10.8 है, 9.6 है। अपना 10.69 मतलब 10.8 के नियरली अबाउट आ रही है, तो ठीक है, इसको हम 10.8 वोल्ट डी सी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। ये हो गए आज के हमारे 20 क्वेश्चन। अगले 20 क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना, ठीक है। ऐसे हम वन बाय वन सभी क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन पेपर पी वाई क्यू जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आए हुए हैं, या आप पूरा नोट डाउन करते चलिए। कुछ क्वेश्चन रहा तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके मन में अगर कुछ डाउट है तो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।